नमस्कार। पिछले कुछ समय से ना रिलायंस का वो जो विशाल वन्यजीव केंद्र है वनतारा, उस पर काफी चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल। जामनगर गुजरात में। हाँ वही। जब ये खुला था तब तो इसकी भव्यता, इसके एम्बिशन को लेकर खूब बातें हुई, पर फिर जल्दी ही ये विवादों में आ गया। और विवाद भी कोई छोटे मोटे नहीं, काफी गंभीर आरोप लगे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जानवरों की अवैध तस्करी की बातें थीं, उनके साथ दुर्व्यवहार की खबरें, और यहाँ तक कि पैसों की गड़बड़ी मतलब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के भी आरोप लगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं मीडिया हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं रहा, मामला गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक? हाँ, और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब SIT बनाने का फैसला किया ताकि सच सामने आ सके। तो आज हम इसी पूरे मामले की गहराई में उतरने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि ये जो पूरी कहानी है इसे परत दर परत समझें। हाँ, मतलब कि असल में आरोप क्या थे। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा, फिर वो SIT ने क्या जांच की, क्या मिला उन्हें। और इसमें वन्यजीव कानूनों का क्या रोल था। बिल्कुल, और सबसे जरूरी कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा और उसका मतलब क्या है। ठीक है, और हमारी ये जो बातचीत है ये पूरी तरह से कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, जो भरोसेमंद न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और वाइल्ड लाइफ कानूनों की जानकारी पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस, कह सकते हैं, उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? वनतारा को लेकर मुख्य चिंताएं क्या थी? क्या आरोप लगाए थे लोगों ने? देखिए, आरोप कई तरह के थे और जैसा मैंने कहा काफी सीरियस थे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो मेन पॉइंट्स ये थे। एक तो जानवरों का अवैध अधिग्रहण, मतलब इलीगल तरीके से जानवरों को लाना। खासकर हाथियों को लेकर यह बात उठी कि भारत और विदेशों से गलत तरीके से हाथी लाए गए हैं। ओ, हाथी तो शेड्यूल 1 एनिमल है ना? एग्जैक्टली, बहुत सेंसिटिव मामला। दूसरा आरोप था जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का, कि उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही, उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। अच्छा, और पैसों वाला क्या मामला था? तीसरा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे कि शायद इस प्रोजेक्ट की आड़ में कुछ पैसों का हेरफेर हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स थे शायद लोकेशन को लेकर। हाँ, कुछ चिंता इस बात पे थी कि ये सेंटर एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, तो क्या उससे जानवरों की सेहत पर असर पड़ेगा। पोल्यूशन वगैरह। हाँ, कुछ वैसा। और फिर कुछ आलोचकों का ये भी कहना था कि ये कोई सीरियस संरक्षण का प्रयास नहीं है, बल्कि बस एक निजी शौक है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। और ये आरोप आ कहाँ से रहे थे, मतलब कौन लगा रहा था ये आरोप? ये अलग अलग जगह से आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो था ही, कुछ NGOs और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में काम करने वाले संगठन हैं, उनकी तरफ से ये बातें उठाई गई थी। जाहिर है ये आरोप बहुत संगीन थे, खासकर हाथी जैसे जानवर के लिए तो। बिल्कुल। और इन आरोपों की गंभीरता को ना भारत के वन्यजीव कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। हाँ। हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, WPA। हाँ, WPA। वो दुनिया के सबसे मजबूत कानूनों में से एक माना जाता है। ये बना ही इसीलिए है कि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसमें जो शेड्यूल 1 स्पीसीज हैं, जैसे हाथी, जो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, उनको तो मतलब हाईएस्ट लेवल की लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। सही बात है। उनका शिकार करना, उनका ट्रेड करना या उनको अवैध तरीके से रखना, ये सब बहुत सीरियस क्राइम है। और अगर जानवर बाहर से लाए गए विदेशों से तो फिर इंटरनेशनल नियम भी लागू होते हैं, जैसे साइट्स। वो क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ये तय करता है कि लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार कैसे रेगुलेट होगा। भारत भी इसका मेंबर है। अच्छा। तो आरोप ये भी थे कि शायद इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। तो ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं थी, ये देश के कानूनों और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के पालन का भी सवाल बन गया था। तो जब ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट का पहला रिएक्शन क्या था? मैंने सुना था कि शुरू में कोर्ट ने शायद आरोपों को उतना वजन नहीं दिया था। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू की सुनवाई में कोर्ट ने कहा भी कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और असमर्थित हैं, मतलब अनसब्सटैंशिएटेड। तो फिर SIT क्यों बनाई? अगर आरोप असमर्थित थे तो इतनी बड़ी जांच की जरूरत क्या थी? SIT इसलिए बनी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सवाल सिर्फ वनतारा पर नहीं उठाए थे। अच्छा। उन्होंने उंगली उठाई थी सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी CZ पर, जो भारत में जू को रेगुलेट करती है, और साइट्स जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज पर भी। ओ, मतलब रेगुलेटर्स पर ही सवाल। हाँ, यहां तक कि कुछ पुराने कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए थे। उनका तर्क था कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये या तो अपना काम ठीक से कर नहीं रही या फिर वो वनतारा को गलत तरीके से अप्रूवल्स दे रही हैं।
समझ गए। तो जब रेगुलेटर्स और कोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई अब तो एक इंडिपेंडेंट जांच करानी ही पड़ेगी, मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये सिर्फ वंतारा की जांच नहीं रह गई थी फिर। बिल्कुल, ये पूरे सिस्टम पर उठे सवालों का जवाब ढूंढना था। तो ये एसआईटी कौन थी, इसमें कौन कौन लोग थे और इनका काम क्या था, मतलब मैंडेट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हाई लेवल एसआईटी बनाई। इसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज, जस्टिस जस्टी चलमेश्वर। ओके, रिटायर्ड जज। हाँ, और सदस्यों में थे जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जो उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हेमंत नागराले, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। अच्छा, पुलिस से भी? हाँ, और अनीश गुप्ता, जो आईआरएस ऑफिसर हैं और एडिशनल कस्टम्स कमिश्नर हैं। तो आप देखें, जुडिशरी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों फील्ड के अनुभवी लोग थे इसमें। वाकई काफी अनुभवी टीम लग रही है ये। इनका दायरा क्या था, मतलब क्या पता लगाना था इनको? सुप्रीम कोर्ट ने इनका मैंडेट यानी जांच का दायरा बहुत क्लियरली बताया था। करीब 10 मेन पॉइंट्स थे। जैसे कि जानवरों को कैसे लाया गया, खासकर हाथियों को, क्या सारे कानून फॉलो हुए, WPA 1972, जू रूल्स, साइट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून, इन सब का पालन हुआ या नहीं। ठीक है। जानवरों की देखभाल कैसी है, उनका वेलफेयर, उनकी मृत्यु दर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या वो सही हैं? ये भी जरूरी है। फिर वंतारा की लोकेशन और वहां का क्लाइमेट जानवरों के लिए ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया पास होने का क्या असर है? ओके। और वो वैनिटी प्रोजेक्ट वाली बात, क्या ये सिर्फ दिखावा है या कोई सीरियस संरक्षण का काम है? क्या बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है? पानी और कार्बन क्रेडिट के गलत इस्तेमाल के आरोपों में कितना दम है? फाइनेंशियल वाला भी था ना? हाँ, क्या कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? और याचिकाओं में जो भी बाकी मुद्दे उठाए गए थे, उन सब की जांच करना। बाप रे, काफी लंबा चौड़ा काम था ये तो। बिल्कुल। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, मतलब सिर्फ तथ्य पता लगाकर कोर्ट को बताना है, किसी को दोषी ठहराना इनका काम नहीं था। अच्छा, तो इन्होंने जांच की कैसे, क्या तरीका अपनाया? एसआईटी ने सबसे पहले तो खुद जामनगर जाकर वंतारा का दौरा किया। ये हुआ 4 से 6 सितंबर के बीच। ओके, ग्राउंड पर जाकर देखा? हाँ बिल्कुल, वहां उन्होंने रिलायंस और वंतारा के अधिकारियों से बात की, पूरी फैसिलिटी को बहुत बारीकी से देखा, जानवरों के बाड़े, क्वारंटीन की जगह, हॉस्पिटल, मेडिकल इंतजाम, सब कुछ। सुना है कोई सवालों की लिस्ट भी भेजी थी वंतारा को? हाँ बिल्कुल। एसआईटी ने वंतारा मैनेजमेंट को करीब 200 सवालों का एक डिटेल्ड क्वेश्चनर भेजा था। 200 सवाल? हाँ, और ये सवाल हर पहलू से जुड़े थे। फाइनेंशियल लेन देन का हिसाब, जानवर कहाँ से कैसे किन शर्तों पर लाए गए, कौन कौन से नियम माने गए, कौन सी परमिशंस ली गई, वगैरह वगैरह। मकसद यही था कि कोई भी चीज छूट ना जाए। क्या इसमें सिर्फ वंतारा से ही पूछताछ हुई या दूसरी सरकारी एजेंसियां भी शामिल थीं? नहीं, ये जांच बहुत बड़ी थी। एसआईटी ने जरूरत पड़ने पर करीब 16 दूसरी सेंट्रल और स्टेट एजेंसियों से भी मदद ली। 16? कौन कौन सी? सीबीआई थी, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, DRI, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम्स, गुजरात पुलिस, ये सब शामिल थे। अच्छा, और इतना ही नहीं, जिन राज्यों से हाथी या दूसरे जानवर आए थे, जैसे त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहां के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरों को भी बुलाया गया, उनसे भी जानकारी ली गई। मतलब पूरी तरह से 360 डिग्री जांच हुई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वंतारा ने भी कहा था कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी और गहरी जांच प्रक्रिया लगती है। इसमें तो महीनों लग गए होंगे। नहीं, जांच काफी तेजी से हुई। देखिए, दौरा सितंबर के शुरू में हुआ और एसआईटी ने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक सील्ड कवर में सौंप दी। इतनी जल्दी? और सील्ड कवर में क्यों? रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये एक पॉइंट था। वंतारा की तरफ से और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो कमर्शियली सेंसिटिव हो या जिसमें तीसरे पक्षों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसे पब्लिक ना किया जाए। कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट मान ली और पूरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। लेकिन कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में एसआईटी के जो मेन फाइंडिंग्स थे, उनका एक डिटेल्ड समरी जरूर दिया है। अच्छा, तो हमें रिपोर्ट का निचोड़ पता है, भले ही पूरी रिपोर्ट न पता हो। एग्जैक्टली। हाँ। तो सार हमें मालूम है। चलिए, तो अब उसी सार पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। एसआईटी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले? वो जो इतने गंभीर आरोप लगे थे, उन पर एसआईटी ने क्या पाया? ठीक है, एक एक करके देखते हैं।
जैसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और बार एंड बेंच जैसी लीगल न्यूज साइट्स पर आया है। हाँ, पहला, जानवरों का अधिग्रहण, खासकर हाथियों का। इस पर एसआईटी का निष्कर्ष एकदम क्लियर था। उन्होंने पाया कि जानवरों को लाने में सारे मौजूदा कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है। पूरी तरह से? हाँ, सारे अधिग्रहण जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे सीजेडए, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनकी प्रॉपर मंजूरी के बाद ही हुए थे। और ये सारे ट्रांसफर्स नॉन कमर्शियल थे, मतलब जानवरों की खरीद फरोख्त नहीं हुई। अच्छा, मतलब गिफ्ट या डोनेशन टाइप? हाँ, या रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के तहत। और जिन स्पेसिफिक केस पर ज्यादा सवाल थे, जैसे वो माधुरी हाथी का मामला, हाँ, उसका जिक्र आया था, उसकी भी गहराई से जांच हुई और पाया गया कि उसका ट्रांसफर बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। तो सब कानूनी था। एसआईटी को डब्ल्यूपीए, साइट्स, कस्टम्स, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं मिला इस मामले में। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो सबसे बड़ा डर था कि जानवर अवैध तरीके से लाए गए, वो जांच में गलत निकला। अब आते हैं जानवरों की देखभाल और उनकी मौत के आंकड़ों पर। उस पर क्या कहा एसआईटी ने? हाँ, एनिमल वेलफेयर और मोर्टेलिटी, ये भी एक बड़ा इमोशनल मुद्दा था। इस पर एसआईटी ने पाया कि वनतारा में जानवरों के कल्याण के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो न सिर्फ सीजीए के मानकों के हिसाब से हैं, बल्कि कई मामलों में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर या उनसे बेहतर हैं। बेहतर भी? हाँ, और जो मृत्यु दर के आंकड़े थे, उनकी जांच की गई और पाया गया कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एवरेज रेंज के अंदर ही हैं। अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी नाम की एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल संस्था है। ओह। उन्होंने वनतारा को ऑडिट किया था। और उन्होंने वहां के हाई स्टैंडर्ड्स को देखते हुए वनतारा को ग्लोबल ह्यूमन सर्टिफाइड सील ऑफ अप्रूवल दिया था। अरे वाह, ये तो एक तरह का थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो गया। बिल्कुल। और वो जो आरोप थे ना कि वहां कंक्रीट के बाड़े हैं या माहौल ठीक नहीं, हाँ, उन्हें भी जांच में बेसलेस पाया गया। कहा गया कि वहां मॉडर्न हाउसिंग सिस्टम्स हैं। ये वाकई अहम है कि एक बाहरी संस्था ने भी मानकों को सही पाया। अच्छा, वो लोकेशन और क्लाइमेट वाली चिंताओं का क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरिया वाली बात? स्थान और जलवायु पर एसआईटी ने पाया कि जामनगर का क्लाइमेट वहां रखे गए जानवरों के लिए सूटेबल है। एयर क्वालिटी की भी जांच हुई, वो लिमिट्स के अंदर पाई गई। और इंडस्ट्रियल एरिया से खतरा? वो बात भी निराधार पाई गई। ऐसा कोई खास खतरा नहीं मिला जांच में। ठीक है। और अब सबसे संगीन आरोप, फाइनेंशियल गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इस पर भी एसआईटी को आरोपों में कोई दम नहीं मिला। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, कार्बन क्रेडिट का मिसयूज या जानवरों को लाने के लिए किसी भी तरह के इलीगल पेमेंट का कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं। और जैसा मैंने पहले बताया था, ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जांच में पीएमएलए एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं मिला है। ईडी ने भी क्लीन चिट दे दी? हाँ, एसआईटी ने इन आरोपों को बेसलेस और सेंसेशनल कहा, मतलब निराधार और सनसनी फैलाने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, ईडी की क्लीन चिट। अच्छा, और वो वैनिटी प्रोजेक्ट वाली आलोचना, क्या एसआईटी को भी लगा कि ये बस एक शौक पूरा किया जा रहा है? वैनिटी प्रोजेक्ट का दावा नहीं, एसआईटी का निष्कर्ष इसके बिल्कुल उलट था। उलट? हाँ, जांच में पाया गया कि वनतारा एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, मतलब एक गंभीर संस्थागत प्रयास। वहां करीब 3000 लोग काम करते हैं। 3000? हाँ, वनतारा ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और नेशनल एजेंसीज के साथ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन किए हैं। अच्छा। और चीता, शेर, गिद्ध, घड़ियाल, तेंदुए, ऐसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए स्ट्रक्चर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी? हाँ, तो इन सब चीजों को देखते हुए एसआईटी ने यह माना कि इसे सिर्फ एक प्राइवेट कलेक्शन या वैनिटी प्रोजेक्ट कहना गलत है। यह आरोप खारिज कर दिया गया कि ये आरोप ज्यादातर अटकलों और सुनी सुनाई बातों, मतलब हियरसे पर आधारित थे। विदेशों में अगर कोई व्यक्ति किसी और असंबंधित मामले में पहले कभी दोषी रहा हो, तो उससे सीधे वनतारा को नहीं जोड़ा जा सकता। इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला। ठीक है। एक और सेंसिटिव मुद्दा मंदिर के हाथियों का था, खासकर वो माधुरी हाथी। उसका क्या निष्कर्ष निकला? मंदिर के हाथी? हाँ, ये मामला थोड़ा पेचीदा था। एसआईटी ने पाया कि मंदिर के हाथियों का अधिग्रहण, जिसमें माधुरी का केस भी शामिल है, वो पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हुआ था। कानूनी था? बिल्कुल। माधुरी का ट्रांसफर बॉम्बे हाईकोर्ट के साफ ऑर्डर के बाद हुआ था, और उस ऑर्डर को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। हाँ, और एक और जरूरी बात ये सामने आई कि वनतारा का जो ट्रस्ट है, उन्होंने खुद इस हाथी के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट शुरू नहीं की थी, बल्कि ये प्रोसेस मौजूदा मालिक यानी मंदिर ट्रस्ट और कोर्ट के आदेशों के तहत हुआ था। एसआईटी ने पूरी प्रक्रिया को वैलिड पाया। तो अगर हम सार देखें
तो एसआईटी रिपोर्ट ने तो वंतारा को लगभग हर आरोप से पूरी तरह बरी कर दिया। ये तो वंतारा के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ बिल्कुल, क्लीन चिट मिल गई एक तरह से। इसके बाद 15 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी गई तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना भी वराले थे, उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। कोर्ट ने कहा कि जांच से साफ है कि जानवरों का अधिग्रहण रेगुलेटरी कंप्लायंस के तहत हुआ है, मतलब सारे नियमों का पालन किया गया है। कोर्ट ने जस्टिस चलमेश्वर की अध्यक्षता वाली जो इंडिपेंडेंट कमेटी थी, उसके काम पर पूरा संतोष जताया। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने वंतारा को इन आरोपों के संबंध में क्लीन चिट दे दी और केस बंद कर दिया। केस क्लोज्ड। क्या फैसले में कोई और निर्देश या टिप्पणी भी थी? हाँ, 2-3 और अहम बातें थी। पहली तो ये कि कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में वंतारा और जो संबंधित अथॉरिटीज हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस, मतलब सिफारिशें भी दी हैं। अच्छा, सिफारिशें भी? हाँ, और कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए। अब वो सिफारिशें क्या हैं, ये पब्लिक ऑर्डर में नहीं बताया गया, क्योंकि रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल थी। समझ गई। और दूसरी अहम बात? दूसरी बात शायद इस मामले का सबसे, आप कह सकते हैं, दूरगामी असर वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जिन आरोपों की जांच एसआईटी ने की है, उन्हीं आरोपों को लेकर भविष्य में किसी भी और कोर्ट में या सीजाईडीसी स्टैट्यूटरी बॉडी में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम पर कोई नई याचिका या कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। क्या मतलब? दोबारा केस नहीं हो सकता इन मुद्दों पर? बिल्कुल। इसे आप कानूनी भाषा में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जैसा समझ सकते हैं। मतलब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया तो उन्हीं मुद्दों को बार बार नहीं उठाया जा सकता। अरे, ये तो वंतारा के लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन हो गई। हाँ, एक तरह से भविष्य में इन्हीं आरोपों पर होने वाली लगातार पूछताछ और जांच से उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल गई। ये तो वाकई एक निर्णायक फैसला है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुनवाई के टाइम जस्टिस मित्तल ने कुछ खास टिप्पणियां भी की थी। जी हाँ, सुनवाई के दौरान जस्टिस मित्तल की कुछ टिप्पणियां काफी चर्चा में रहीं। उन्होंने कहा कि वंतारा जैसी जगह है जहां जानवरों की देखभाल और संरक्षण का काम हो रहा है, वो देश का गौरव है, प्राइड ऑफ द नेशन। देश का गौरव? हाँ। और उन्होंने भी कहा कि अगर सारे कानूनों का पालन हो रहा है तो फिर अनावश्यक हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। उनका कहना था कि देश में जो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। ये तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और इसके साथ ही कोर्ट ने वंतारा को ये छूट भी दी कि अगर कोई उनके खिलाफ गलत जानकारी या कोई मानहानिकारक बात फैलाता है तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, लीगल एक्शन लेने की भी छूट मिल गई। हाँ। ये टिप्पणियां तो वंतारा के फेवर में बहुत मजबूत संदेश दे रही हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें वाइल्ड लाइफ कानूनों के नजरिए से, तो ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? वो जो WPA 1972 है, उसकी जटिलताएं कैसे सामने आती हैं इसमें? हाँ, ये मामला WPA 1972 और उससे जुड़े नियमों की इंपॉर्टेंस और उनकी इंटरप्रिटेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों को बहुत अच्छे से दिखाता है। कैसे? देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स जो इस केस से जुड़े हैं। पहला, शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन। जैसा हमने कहा, हाथी शेड्यूल 1 में है। ये केस दिखाता है कि इन जानवरों के एक्विजिशन या ट्रांसफर पर कितनी कड़ी निगरानी रखी जाती है या रखी जानी चाहिए। दूसरा, अधिग्रहण और हस्तांतरण के नियम। एक्ट की धारा 40, 42, 48 वगैरह जो हैं, वो जानवरों, खासकर प्रोटेक्टेड स्पीशीज को रखने, खरीदने, बेचने या ट्रांसफर करने को बहुत सख्ती से कंट्रोल करती हैं। इसके लिए राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन जरूरी होती है। एसआईटी ने पाया कि ऐसा प्रोसेस फॉलो हुए। ठीक है। तीसरा, CGA का रोल। सेंट्रल जू अथॉरिटी का काम सिर्फ मान्यता देना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि जू सारे मानकों का पालन करें। एसआईटी का ये कहना कि वंतारा CGA मानकों का पालन कर रहा है, वो CGA की प्रक्रियाओं पर भी एक तरह से मुहर लगाता है। और वो इंटरनेशनल वाला साइट्स? हाँ, साइट्स कंप्लायंस। अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर है तो साइट्स के नियम मानना कितना जरूरी है, ये भी साफ होता है। एसआईटी ने पाया कि यहाँ वो भी हुआ। एक बात और, कई बार हाथियों के केस में वो गिफ्ट वाले नियम के गलत इस्तेमाल की बात होती है। क्या वो यहाँ रेलेवेंट था? ये अच्छा सवाल है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े कुछ संगठन जैसे वाइल्ड लाइफ SOS, वो अक्सर ये मुद्दा उठाते हैं कि WPA में हाथियों को उपहार या विरासत में देने की जो परमिशन थी, खासकर 2002 अमेंडमेंट से पहले, उसका कई बार गलत इस्तेमाल हुआ है अवैध व्यापार को छुपाने के लिए। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन इस स्पेसिफिक वंतारा केस में एसआईटी ने साफ तौर पर पाया कि हाथियों का अधिग्रहण, जिसमें मंदिर के हाथी भी शामिल थे, वो पूरी तरह कानूनी था और तय प्रक्रियाओं और कोर्ट के आदेशों के तहत हुआ था। तो कम से कम इस केस में जांच एजेंसी को उस गिफ्ट वाले लूप होल का गलत इस्तेमाल नहीं मिला। अच्छा, मतलब इस केस में वो लागू नहीं हुआ? हाँ, जांच के हिसाब से नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो
ये एक ऐसा मामला था जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन एक डिटेल्ड कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद इसका एक तरह से अंत होता दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। वंतारा को लगभग सभी आरोपों से क्लीन चिट मिल गई। उनके काम को एक तरह से कोर्ट की मान्यता भी मिली और भविष्य की परेशानियों से भी बचाव हो गया। हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर दिखती है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि एसआईटी ने कुछ सिफारिशें दी हैं जिन्हें लागू करने का निर्देश है। उनका क्या असर होगा वो देखना होगा। पर हाँ, ये मामला कई बड़ी बातें अंडरलाइन करता है। पहला, कि वंतारा जैसी बड़ी प्राइवेट वाइल्ड लाइफ पहल पर कितनी गहरी पब्लिक और लीगल स्क्रूटनी हो सकती है। सही बात है। दूसरा, जब पब्लिक में बहुत गुस्सा हो या मीडिया ट्रायल चल रहा हो, तब फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से वेरीफाई करने में कोर्ट और इंडिपेंडेंट जांच कमेटियों का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा, ये कंजर्वेशन के लक्ष्य, जानवरों के कल्याण की उम्मीदें और कानूनी नियमों के पालन के बीच एक बैलेंस बनाने की जो मुश्किल चुनौती है, उसे भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन साधना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या? चलिए मान लेते हैं, जैसा एसआईटी की जांच कहती है, कि वंतारा ने सारे नियम माने और ये एक सफल संरक्षण प्रयास है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की बहुत बड़ी प्राइवेटली फंडेड वाइल्ड लाइफ पहलें भविष्य में कंजर्वेशन का एक इफेक्टिव मॉडल बन सकती हैं? अच्छा सवाल है। या फिर क्या इतने बड़े स्केल की परियोजनाओं में, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों ना चलाई जाएं, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी की जो चुनौतियां हैं, वो हमेशा बनी रहेंगी, खासकर भारतीय से देश में? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।